हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेरिवेशंस में फिर से थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से ही है, डाइपोल टॉपिक से ही है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि एक्सियल पॉइंट्स पे और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना होगा। तो आज हमारा सवाल है, देखिए क्या, डिराइव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। किसी भी डाइपोल की वजह से अब हमें किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले मैं एक डाइपोल फॉर्म कर लेता हूं। अगेन ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितना मैं बोल देता हूं 2d। क्लियर। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इसका ये एक्सियल पॉइंट हुआ करता था और यहाँ पे हम लोगों ने फील्ड फाइंड किया कितना 2kp/r³। और उसका डायरेक्शन किधर हुआ करता था, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर, इस डाइपोल के तरफ ही था। ठीक है, दूसरा हमने कहाँ सीखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे, और उसका फील्ड किधर था, अपने डाइपोल मोमेंट से अपोजिट, और उसकी वैल्यू कितनी थी kp/r³। आर क्या, उनके बीच की उसके सेंटर से दूरी हुआ करता था। ठीक है, ये आर, ये वाला आर हुआ करता था और ये परपेंडिकुलर दूरी सेंटर से। ठीक है, लेकिन अब ये हमें इन दो पॉइंट्स का यूज करके हमें तीसरे पॉइंट पे फाइंड करना, और वो पॉइंट जर्नल है, कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बना लेता हूँ कोई भी जनरल पॉइंट्स सेम सेंटर से, और ये मैं दूरी बोल देता हूँ आर, जहाँ पे मुझे फाइंड करना है। और ये डाइपोल मोमेंट से एंगल बनाया थीटा। ठीक है क्या, चलिए अब ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट बी पे हमें अपने को फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें नोन वैल्यूज हैं, जो हमने सीख रखा उन्हीं का। ठीक है, तो हमारे पास ये डाइपोल है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और रिजॉल्व मैं इस तरीके से करूंगा कि मेरे लिए ये डाइपोल दो, जो हमें पॉइंट फाइंड करना है उसमें किसी एक एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए रिजॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास एक ऐसे डाइपोल है जिसकी वैल्यू हम लोग ने ऊपर लिख रखा है, और मैं डाइपोल मोमेंट की भी वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2q/d। ठीक है, ये डाइपोल, और कोई भी जनरल पॉइंट ऐसे है जहाँ पे हमें फाइंड करना है, और ये दूरी कितना है r। अब इस डाइपोल, ये पॉइंट जो हमने ले रखा है पॉइंट बी, अब मैं इस डाइपोल मोमेंट को या डाइपोल को मैं क्या करूं, ये जो थीटा एंगल बना है रिजॉल्व करता हूं इस तरीके से कि ये जो लाइन मुझे फाइंड करना है उस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के पैरेलल में रिजॉल्व हो जाए। तो देखिए हमने पहले दो लाइन बनाया है, एक इस जो लाइन पे फाइंड करना है उधर, और उसी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस वेक्टर पी को रिजॉल्व करते हैं। तो वेक्टर पी का इसकी तरफ जो हमने लाइन बनाया, जैसे मान लीजिए इस सेंटर का मैं नाम दे देता हूँ, पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, तो P विल रिजॉल्व अलोंग द लाइन ए बी। कितना हो जाएगा ये P cos थीटा, और ये दूसरी लाइन का नाम दे देता हूं मैं C और D। तो वेक्टर P विल रिजॉल्व अलोंग द लाइन सी डी, तो कितना हो जाएगा ये P sin थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ P अलोंग ए बी कितना P cos थीटा, एंड अलोंग सी डी P sin थीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या हमारे लिए P cos थीटा क्या ऐसा हो गया क्या, देखिए ये इधर P cos थीटा, और उसके सेंटर से दूरी कितना r, ये पॉइंट कितना B, तो ये एक्सियल पॉइंट की तरह काम करने लग गया क्या, देखिए तो। और P sin थीटा की बातें कर लेते हैं, तो P sin थीटा ऐसे कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस साइड कितना है अपने को P sin थीटा, और उसी के परपेंडिकुलर लाइन ए बी जो है, ये वाली लाइन क्या है सी डी, और ये वाली लाइन क्या है ए बी, इस पॉइंट से
तो उसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो ये इक्वेटोरियल, ये पॉइंट बी मेरे लिए इक्वेटोरियल की तरह बिहेव करने लग गया क्या? तो मतलब हमारे लिए अब ये दो डाइपोल हो गए और उस डाइपोल की वैल्यूज कितनी, उस डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू कितनी, एक पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा। तो पी कॉस थीटा वाला मेरे लिए एक्सियल पॉइंट की तरह काम कर रहा है और पी साइन थीटा पॉइंट बी मेरे लिए इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए काम कर रहा है। तो मतलब एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड are present due to two dipole moments. First one is the p cos theta, second one is the p sin theta. तो p cos theta की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना होगा उसकी हम लोग बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos theta, तो मुझे ये समझ में आया कि p cos theta की वजह से ये एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ पर तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 2kp cos theta बाई r क्यूब। बात क्लियर क्या? E ड्यू टू p cos थीटा। ठीक, अच्छा, और परपेंडिकुलर की वजह से कितना होगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ऊपर ही लिख दूं मैं आपको, नहीं इधर वो ये p साइन थीटा यहाँ पे हम लोग लिख रखा था, इसकी वजह से परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से क्या होगा, देखिए के p साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितना, r। क्लियर है? अच्छा, केपी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और अब इनका फील्ड का डायरेक्शन की भी बातें हम लोग करते हैं। तो देखिए पी साइन थीटा जिधर है उसके अपोजिट हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए, और पी कॉस थीटा जिधर है उसके पैरेलल में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ चुका है। अब ये किसकी वजह से, ईपी कॉस थीटा, और ये किसकी वजह से, ईपी साइन थीटा की वजह से। अब जो रिजल्टेंट होगा इन्हीं के कहीं बीच में होगा, और मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से पी कॉस थीटा के या फिर जो हमें पॉइंट पे फाइंड करना उसी एंगल अल्फा बनाएगा और ये ई नेट होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ई नेट की वैल्यू क्या, अंडर रूट ईपी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ईपी साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो भी वो वैल्यू देगा वो नेट होगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना, नेट ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ईपी कॉस थीटा की वजह से कितना, 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब का स्क्वायर प्लस ईपी साइन थीटा की वजह से कितना, देखिए केपी साइन थीटा, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है दो वेक्टर्स का, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो केपी को मैं देखेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे के स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं। आर क्यूब का भी स्क्वायर करके हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये आर क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा है, देखिए 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और उधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए के पी बाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4 को 4 कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को बदल देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आज के बाद किसी भी जनरल पॉइंट पे ई नेट एट जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा अपने पास, के पी बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछाएगा कितने एंगल पे है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन, ईपी साइन थीटा, ईपी बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईपी साइन थीटा, तो अपने पास ईपी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी उसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो अपने पास है वो केपी साइन थीटा
बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वाला टर्म, तो कितना 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करोगे तो आर क्यूब केपी सब चले जाएंगे, तो अपने पास बचेगा ये कितना tan थीटा बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू कितना tan थीटा बाई 2। जिस एंगल पे बोला जाएगा उसके आधा पे जो भी आप tan अल्फा की वैल्यू आएगी उसका इनवर्स लोगे तो अपने पास मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपको, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। जो भी ये वैल्यू देगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा। क्लियर है बात? तो अगर ये सही है या नहीं आपको चेक करना तो आप रख के भी चेक कर सकते हो। थीटा की वैल्यू 0 रखो तो 2kp बाई आर क्यूब आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर थीटा 0 रखेंगे तो 2kp बाई आर क्यूब होता, क्योंकि हम लोगों ने सीख रखा है। तो यहाँ पे रख के देख भी लेते हैं आप लोग। तो 0 रखोगे तो देखो 4 आएगा, 4 और 2, हाँ सही है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अगर आपसे गलती हुई होगी तो आपका पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।